हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की सीरीज़ हमने इस चैनल पे स्टार्ट की है और इस सीरीज़ को हमने ऐसे तैयार किया है कि कोई जो नया एस्पायरेंट है जिसने कभी अकाउंटेंसी पढ़ी ही नहीं है वो भी एट द एंड ऑफ द सीरीज़ एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड होगा। और जिसने पहले अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या वो कॉमर्स का स्टूडेंट रहा है, उसका भी नॉलेज ऐसे बिल्डअप होगा कि वो भी एट द एंड ऑफ द सीरीज़ फुली कॉन्फिडेंट, फुली प्रिपेयर्ड होगा एग्जाम के लिए। और ये सीरीज फुली वैल्यूएबल है उस बच्चे के लिए भी, उस स्टूडेंट के लिए भी जिसने नया नया कॉमर्स पकड़ा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सिलेबस को एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि हम इस सीरीज में कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो जिस बंदे ने भी ये सिलेबस बनाया है उसने बिल्कुल खराब काम किया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस जो है सिलेबस में वो फॉलो नहीं की जा रही है। पहले जनरल दिया है, उसके बाद वॉचर अप्रोच दिया है। वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्टेटमेंट को एक ही साथ दिखाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये करेक्टेड सिलेबस है, इसको मैंने थोड़ा सिक्वेंशियली बनाया है, इसको एज पर अकाउंटिंग प्रोसेस बनाया गया है। टॉपिक नंबर 11 तक देखिए आप, ये पूरा अकाउंटेंसी प्रोसेस जो है, अकाउंटिंग प्रोसेस वो फॉलो हो रहा है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम आज ही पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद वॉचर अप्रोच। वॉचर अप्रोच के बाद हम जर्नल बनाना सीखेंगे। उसके बाद जर्नल के बेसिस पे लेजर बनाएंगे। लेजर के बाद हम कैश बुक बनाएंगे और कैश बुक के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बिना बैलेंस शीट आपकी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये पूरा जो 11th तक टॉपिक है ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है। उसके बाद टॉपिक नंबर 12 जो है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, और टॉपिक नंबर 13 जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 13 तक पूरा 11th का जो अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो है। उसके बाद अगर हम जाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स पे, तो 12th में जो हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं उसका लगभग 60% जो सिलेबस है वो पार्टनरशिप अकाउंट्स ही होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम नॉर्मली पढ़ते हैं पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी एमकॉम में, कॉमर्स की अगर हम बात करें तो। वैसे ही फाइनेंशियल ऑडिट ग्रेजुएशन पे ज़्यादा होता है। उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों में हो सकता है, ग्रेजुएशन में भी और पीजी में भी। और उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी मैंने शायद ग्रेजुएशन में ही पढ़ा है। उसके बाद टैक्सेशन, एक समंदर है पूरा। कॉस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक पूरा वास्ट टॉपिक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, ये पूरी एक बुक है। और उसके बाद डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, उतनी ज़्यादा कुछ खास डेवलपमेंट हमने पढ़नी नहीं है, थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह और कुछ नए प्रोसेस जो हैं अकाउंटिंग के। और उसके बाद सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे सिलेबस में एक और टॉपिक है जो है एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 11 तक हैं, ये सारे जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग ही हैं। तो इस टॉपिक को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो 12th टॉपिक है कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम, ये जब हम पढ़ेंगे इसमें हम इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेंगे। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस हम उसी टाइम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो यूज होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बट ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू करते हैं। तो अकाउंटेंसी जो है वो पढ़ना हम शुरू करेंगे एक सिंपल केस स्टडी से, या आप एक स्टोरी बोल दीजिए। ठीक है, हुआ क्या कि एक बंदा था, मर्चेंट था, दुकानदार, बिजनेसमैन जो भी था, वसूली भाई के नाम से। और वो थोड़ा एरोगेंट आदमी था। उसको लगता था कि बिजनेस की जो भी डील है वो मैं अपने दिमाग में रखूंगा, मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ कि एक बंदा उसके पास आया उधारी लाल के नाम से, और उसने उस बंदे से, वसूली भाई से, 5,000 की चीजें उधार पे ली। ठीक, और जब वो ले गया, लेकिन उसके बाद वसूली भाई ने अगले कुछ टाइम में बहुत सा अपना बिजनेस चलाया नॉर्मली, चीजें खरीदी, चीजें बेची, तनख्वाह दी अपने एम्प्लॉयज को, और बहुत सी चीजें जो उसने खरीदी बेची, मतलब जो भी डीलिंग है उसने कैश पे भी की और कुछ चीजें उधार क्रेडिट पे भी खरीदी या बेची। ठीक है, लेकिन जब उधारी लाल पैसा वापस देने आया वसूली भाई को, तो वसूली भाई ने क्या बोला कि जनाब तेरे पास मेरे 7,000 रुपए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि नहीं, बल्कि 5,000 थे। और यही बात उधारी लाल ने भी बोली, लेकिन वसूली भाई ने
मानी नहीं ये बात और उनके बीच में क्या हुआ, एक आर्गुमेंट शुरू हुआ। तो उस आर्गुमेंट क्या क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वसूली बाई ने बाद में क्या किया कि उसने देखा चलो जी मैं कैश चेक करता हूं मेरे पास कितना है, लेकिन वहां पे उसको अचानक एक रियलाइजेशन हुई कि जनाब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो उस दिन रियलाइजेशन हुई वसूली भाई को, और वो रियलाइजेशन क्या थी कि मैं अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं, इंसान की मेमोरी कमजोर है, तो मुझे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी लेन देन हैं, उनको लिखना चाहिए। और जो ही उसने लिखना स्टार्ट किया, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम बुक कीपिंग, बुक्स को मेंटेन करना जिनमें आप ट्रांजैक्शंस लिख के रखते हो। समझ आ रही है? तो बुक कीपिंग क्या है? राइटिंग डाउन ऑल मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन सो दैट वी डू नॉट हैव टू रिलाई अपॉन आवर मेमोरी। मतलब ट्रांजैक्शंस को लिख के रखना ताकि हमें अपनी मेमोरी पे ज्यादा जोर ना डालना पड़े, क्योंकि हमें पता है इंसान की मेमोरी जो है वो थोड़ी कमजोर है ना, और अनरिलायबल है। कभी कभी 5,000 की जगह हम 7,000 मांग लेते हैं लोगों से। समझ आ रही है आपको? लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, जो उसका दूसरा मसला था, दूसरा मसला क्या था कि उसको पता ही नहीं था प्रॉफिट है मेरे पास कि लॉस। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन मैंने लिखी ना कि लेन देन कितना हुआ वगैरह, तो उसी के बेसिस पे मैं ये भी देख सकता हूं ना कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, है ना। तो उसी प्रॉफिट या लॉस को ढूंढने के प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है, मतलब जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है, और बुक कीपिंग जो है उसको हम अकाउंटिंग का ही हिस्सा मानते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड, जो भी डेटा, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की होती हैं बुक कीपिंग में, उनको समराइज करना, मतलब उनको प्रोसेस करना। ये सारा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, मतलब उनको कन्वर्ट करना ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पता चले। मतलब हमें पता चले कि हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, या हमें यह पता चले कि हम किसी को कितना उधार किसी का हमारे ऊपर है, और किसी और ने हमारे कितना पैसा देना है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी, हमारे पास कितनी उधारी है वगैरह। उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल हेल्थ। तो अब देखेंगे हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग तो लगभग हमने पीछे पढ़ी कि क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। सिस्टमैटिक मतलब क्या है कि जहां पे हैप्पजार्ड मैनर में, रैंडम मैनर में कोई काम ना किया जाए, बल्कि तरीके से किसी लॉजिकल सीक्वेंस से कोई काम किया जाए। ठीक है, जैसे इन्होंने जो सिलेबस बनाया दैट इज नॉट इन सिस्टमैटिक मैनर, दैट इज हैप्पजार्ड मैनर। ठीक है, फिर उसको जब हमने ठीक किया तो दैट इज इन सिस्टमैटिक मैनर। और प्रोसेस क्या होता है? वो कोई काम जिसके बहुत से स्टेप्स होते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। और उसमें क्या स्टेप्स हैं? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये स्टेप जो हैं सारे हमने आगे अकाउंटिंग प्रोसेस में इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा मैं बता दूं कि अकाउंटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का, उनको मेजर करने का, मतलब उनमें कितना पैसा इन्वॉल्व है वो देखने का, रिकॉर्ड करने का, उसके बाद उनको क्लासिफाई करने का। क्लासिफाई का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी में डालना। उसके बाद समराइज करना, समराइज करके उनको इंटरप्रेट करना, मतलब उनसे इंफॉर्मेशन निकालना, उनको एनालाइज करना। ठीक है, जैसे अगर कहीं किसी की सेल बढ़ गई है तो क्यों सेल बढ़ गई है, दैट इज इंटरप्रिटेशन। अगर किसी की जो सेल कम हुई है, प्रॉफिट कम हुआ है, तो क्यों कम हुआ है, तो उसका प्रोसेस होता है इंटरप्रिटेशन। और जो यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिली उसको कम्युनिकेट करना, ये सारा प्रोसेस किसका है? अकाउंटिंग का। ठीक है, और ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ये किसको कम्युनिकेट की जाती है? बहुत से अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट है, ऑनर है, कस्टमर्स है, आगे सारा डिटेल में हमने ये पढ़ना है। और ये जो अकाउंटिंग है ये सिर्फ लिस्ट नहीं करती है, मतलब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती है ट्रांजैक्शन को, बल्कि इनको ट्रांसलेट करती है, इनको कन्वर्ट करती है इनटू रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ पता चले। और इससे ट्रैक रहता है, इससे आपको पता चलता है, हिसाब रहता है किस किस चीज का? एसेट्स का। एसेट मतलब प्रॉपर्टी, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में हमने ये सारी टर्म्स जो हैं उनको डिटेल में पढ़ना है। तो एसेट, लायबिलिटीज का हिसाब रहता है, इनकम का हिसाब रहता है, और एक्सपेंसेस का हिसाब रहता है अकाउंटिंग की वजह से। समझ आ रही है आपको? और जैसे हमने यहां ऊपर देखा कि अकाउंटिंग किस काम आती है? कम्युनिकेशन के काम में। और कम्युनिकेशन किससे होती है? लैंग्वेज से। दैट इज वाई अकाउंटिंग कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझ आया आपको? तो अगर हम यहां पे एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कैसे डिफाइन करता है अकाउंटिंग को, लगभग वही है। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
ट्रांजैक्शन को, कौन सी ट्रांजैक्शन, जो मनी में नापी जा सकती हैं, ठीक है, और उनको फिर बाद में इंटरप्रेट करना। समझ आ रही है आपको? तो ये थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है स्टेवार्डशिप कंसेप्ट। स्टेवार्डशिप कंसेप्ट जो है, या स्टेवार्डशिप अकाउंटिंग भी बोलते हैं कभी कभी, ये फंडामेंटल पिलर है आज की अकाउंटिंग का। होता क्या है कि जो ऑनर्स होते हैं बिजनेस में, खासकर बड़े बिजनेसेस जो होते हैं, उनमें जो ऑनर्स होते हैं वो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, ठीक है, लेकिन बिजनेसेस को मैनेज जो करता है ना, वो करती है मैनेजमेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डाइवोर्स बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस में जो ऑनर, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, वो अलग लोग होते हैं, और जो मैनेजमेंट होती है, जो बिजनेस को चलाते हैं, किसी और का पैसा है बट उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है, मैनेजमेंट। तो ये दो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, है ना। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट बोलती है दूसरों का पैसा है, करो जैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन ऑनर क्या चाहेगा कि मेरा पैसा है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो अब ढंग से करना चाहिए इस्तेमाल। तो यहीं पे आता है स्टेवार्डशिप कंसेप्ट। स्टेवार्डशिप कंसेप्ट क्या बोलता है कि अकाउंटिंग का जो काम है, प्राइमरी पर्पस है अकाउंटिंग का, वो ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना, और उन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बना के दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना ऑनर्स को कि हमने जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपने हमें पैसा दिया है, उसको हम रेस्पॉन्सिबली इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई इलीगल काम उन पैसों से नहीं कर रहे हैं, उनको हम लीगली इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको? दैट मीन्स स्टेवार्डशिप कंसेप्ट हमें यह बताता है कि जो मैनेजमेंट है, उनका काम है एसेट्स को सेफगार्ड करना, किनके, जो ऑनर्स ने लगाए हैं, और ऑनेस्टली उनको बताना कि उन्होंने ये पैसा, उन्होंने ये एसेट्स लगाए कहां हैं और क्या काम उनसे किया है। स्टेवार्ड जो होता है उसका मतलब होता है जो दूसरों के फाइनेंशियल अफेयर्स या उनकी प्रॉपर्टी जो है उसको मैनेज करता है, और प्रिंसिपल वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल अफेयर्स मैनेज किए जा रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स या ऑनर्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, और स्टेवार्ड जो हैं वो मैनेजमेंट है। समझ आ रही है आपको? तो ये था स्टेवार्डशिप कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, और इसके टोटल जो हैं वो 5 सब फील्ड्स हैं। नॉर्मली 3 ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने 2 और इंक्लूड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो पहला जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी ब्रांच है अकाउंटिंग की? जिसका फोकस है कि प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन काम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। और वो क्यों बनाना? ताकि हमें नेट रिजल्ट पता चले बिजनेस का। नेट रिजल्ट मींस क्या प्रॉफिट हुआ है अल्टीमेटली या लॉस हुआ है, और फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? माली हालात। दैट मींस आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटीज होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, दैट मींस जिम्मेदारी आप पे, कि अगर आपने किसी का लोन लिया है या आपने कोई सामान उधार लिया है, तो वो आप पे लायबिलिटी है ना, वो आपने चुकाना है ना, तो वो हुई लायबिलिटी। तो लायबिलिटी और एसेट की पोजीशन को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है, और नाम जैसे पता चलता है नाम से ही कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है नेट रिजल्ट, क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हिस्टोरिकल इन नेचर होती है। हिस्टोरिकल इन नेचर हम बहुत से तरीकों से समझ सकते हैं। एक ये है कि जो पास्ट में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये उन्हीं पे ज्यादा फोकस रखता है, उन्हीं को रिकॉर्ड करता है और उन्हीं को इंटरप्रेट वगैरह करता है, ठीक है। उसके बाद आया कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही पता चलता है कि इसका कॉस्ट से कोई रिलेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यह है कि वो रिकॉर्ड करती है, क्लासिफाई करती है और एनालाइज करती है किसको? कॉस्ट्स को, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता चले। मतलब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो आप बेचना चाहते हो, जिसको आपने बनाया है या खरीदा है और उसको बेचना चाहते हो, या आप जो सर्विस देते हो उसकी कॉस्ट पता चले, और उसकी कॉस्ट को कम करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और इसका एक और काम है कि कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है, वो भी हमें पता चले। और ये मैनेजमेंट को प्राइसिंग डिसीजन में भी काम आता है। दैट मीन्स कि हमने किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस रखनी है, कितने का बेचना है, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हमें मदद मिलती है उस प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इस इंफॉर्मेशन को जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इसको ट्रांसफर करती है, कन्वर्ट करती है ऐसी इंफॉर्मेशन में जो मैनेजमेंट को हेल्प करे
पूरी बिजनेस की प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोल करने के लिए। समझ आ रही है? और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, जो इससे इंफॉर्मेशन आती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इंटरनली यूज होती है। ये याद रखना, इंटरनली यूज कौन करता है इसको? मैनेजमेंट यूज करती है, ताकि प्लान किया जाए आगे क्या करना है, डिसीजन लिए जाएं, वेल थॉट आउट डिसीजन लिए जाएं और जो बिजनेस की एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल सही से किया जाए। ठीक है? और इसमें बहुत से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, थोड़े से हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे बजट है और फोरकास्ट है, कॉस्ट एनालिसिस है वगैरह। समझ आ रही है आपको? उसके बाद है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बिजनेस की टुवर्ड सोसाइटी, उससे रिलेटेड है। और ये जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये अभी डेवलपिंग फील्ड है, मतलब अभी तक पूरा प्रॉपर तैयार नहीं है। इसके रूल्स, रेगुलेशन वगैरह, स्टैंडर्ड्स अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, बल्कि डेवलप हो रहे हैं। और इसमें दोनों चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या? सोशल कॉस्ट बाय बिजनेस, मतलब क्या है कि बिजनेस की वजह से सोसाइटी को क्या कॉस्ट हुई है, जैसे पोल्यूशन, रिसोर्सेज कितने यूज हुए वगैरह वगैरह, और बेनिफिट्स क्या हैं इसके। दैट मीन्स सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या करती है? वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करती है ऑफ बिजनेस ऑन दी सोसाइटी। समझ आ रही है? सोशल बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह। उसके बाद आया ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। यह भी एक लगभग डेवलपिंग फील्ड ही है, और इसमें देखा जाता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस ने ऑन ह्यूमन रिसोर्स, उसकी अकाउंटिंग होती है, उसका आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है इंसान जो है उसके अंदर जो स्किल्स हैं, जो किसी बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर जो स्किल्स हैं, जो उनके अंदर नॉलेज है, जो उनके अंदर एक्सपीरियंस है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। समझ आई आपको? यहां पे आप इसकी समरी भी देख सकते हैं इस इमेज में। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग है, क्या वो एक आर्ट है या साइंस है। ठीक है? तो देखा जाता है कि जो अकाउंटिंग है उसमें दोनों के फीचर्स हैं, इसलिए बोथ आर्ट भी है, साइंस भी है। देखिए, आर्ट में क्या होता है कि आर्ट में जो भी आर्टिस्ट है उसको आर्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल चाहिए ना, और एक्सपीरियंस जितना हो उतना अच्छा है, और पर्सनल जजमेंट भी बहुत जगह लगती है। वैसे ही अकाउंटिंग में भी स्पेसिफिक स्किल्स तो चाहिए ही, तभी तो पढ़ रहे हो आप अकाउंटिंग भी, और एक्सपीरियंस जितना हो उतना अच्छा है। और बहुत सी जगहें ऐसी हैं अकाउंटिंग में जहां पे बहुत से ऑप्शंस होते हैं अकाउंटेंट के पास, और उन्होंने अपनी बेस्ट जजमेंट इस्तेमाल करके कोई एक तरीका इस्तेमाल करना होता है। तो अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट भी लगती है अकाउंटेंट्स की। दैट मीन्स ये जो फीचर्स हैं आर्ट के, ये अकाउंटिंग में भी हैं, तो दैट मीन्स इस हिसाब से जो अकाउंटिंग है ये एक आर्ट भी है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि साइंस की बात अगर हम करेंगे, तो साइंस के फीचर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनकी स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, खुद की थियोरीज हैं, खुद के रूल्स हैं, खुद के रेगुलेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। तो बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, मगर स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। और स्पेसिफिक रूल्स भी हैं, आपको पता ही है। और जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, उनमें बहुत से प्रिंसिपल्स है साइंस में जो यूनिवर्सली मतलब हर जगह अप्लाई होते हैं। वैसे ही अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग भी, अकाउंटेंसी जिसको हम बोलेंगे, वो एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है ना। खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जैसे गैप हम आगे पढ़ेंगे, थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में सारा डिटेल में पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग के रूल जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। तो इसका मतलब ये सारे साइंस के फीचर अकाउंटिंग में भी एप्लीकेबल हैं, अकाउंटिंग में भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स इस हिसाब से अकाउंटिंग एक साइंस भी है। दैट मीन्स अकाउंटिंग इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो अब हम थोड़ी नजर डालेंगे ब्रीफ एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग पे, मतलब जो प्रेजेंट अकाउंटिंग है वो शुरुआत उसकी कहां से हुई और कैसे इवॉल्व हुई। अगर हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग है वो उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब है जब इंसान ने एक साथ होके रहना शुरू कर दिया, लगभग उतनी ही पुरानी जो है वो अकाउंटिंग भी है। और अगर हम इसके ओरिजिन्स देखें तो लगभग 4000 बीसी के अराउंड इसका ओरिजिन हुआ, मतलब लगभग आज से 6025 साल पहले ऑलमोस्ट। ठीक है ना। तो अगर हम बेबीलोन में देखेंगे या इजिप्ट में देखेंगे, तो वहां पे क्या सिस्टम था अकाउंटिंग का, कि वहां पे बहुत सिंपल अकाउंटिंग यूज होती थी। जो लोगों को वेजेस दी जाती थी, मतलब तनख्वाह दी जाती थी, और जो उनसे टैक्सेस वगैरह लिए जाते थे, उनका हिसाब रखा जाता था क्ले टैबलेट्स पे,
है ना, मिट्टी के जो बने होते थे वो टैबलेट जैसी, उन पे हिसाब रखा जाता था। और अगर हम ग्रीस की बात करें, ग्रीस में रेवेन्यू को बांटने का सिस्टम, मतलब इनकम को बांटने का सिस्टम, किस डिपार्टमेंट को कितनी इनकम जानी चाहिए, और गवर्नमेंट के जो रिसीट्स और पेमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट जो पैसा पकड़ती थी, लगाती थी कहीं पे, उसका हिसाब रखा जाता था अकाउंटिंग के तरीके से। उसके बाद रोम में अगर हम देखेंगे, रोम में तो लगभग जो आज हम इस्तेमाल करते हैं ना सिस्टम, ऑलमोस्ट उसी का थोड़ा हिस्सा है। आप देखिए, डे बुक या मेमोरेंडम बनाया जाता था, जैसे आज हम जर्नल बनाते हैं जिसमें दिन की हर एक ट्रांजैक्शन लिखी जाती है और फिर उनको लेजर में ट्रांसफर किया जाता है, आज भी और तब भी किया जाता था। और चाइना की अगर हम बात करेंगे तो चाइना की तो कोई बात ही नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो था वो एडवांस था। कब? 2000 बीसी, मतलब आज से लगभग 4000 साल पहले। समझ आ रही है आपको? और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां की बहुत फेमस एक बुक है अर्थशास्त्र, जो आपको पता होगा, कौटिल्य ने जो लिखी है, उसमें अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कौटिल्य ने बताया है, उसमें पाए जाते हैं रूल्स और रेगुलेशन। और फिर अगर हम मॉडर्न टाइम्स में आएंगे, मतलब लगभग 15th सेंचुरी में, तो वहां पे एक इटालियन मैथमेटिशियन था, उसका नाम था लूका पचियोली। उसने एक किताब लिखी थी, नाम आप खुद पढ़ सकते हो। उसमें उसने पहली बार डबल एंट्री सिस्टम का जिक्र किया था, और इसमें इसने काफी डिटेल भी लिखी थी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, जो आज की अकाउंटिंग की बेस है, डबल एंट्री सिस्टम, है ना। और इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। और यही वो बंदा है जिसने डेबिट और क्रेडिट को पहली बार यूज किया था। ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज में किया होगा, लैटिन में डेबिटो क्रेडिटो वगैरह जो भी यूज किया था, बट उनका आज का जो फेस है वो यही है कि डेबिट और क्रेडिट बोला जाता है उनको, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, जर्नल तो सारा डेबिट और क्रेडिट पे ही बेस्ड है, ठीक। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसकी फाइंडिंग रूल या जो भी बोलो उसने जो लिखा था, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या था? All entries have a double entry. For every credit there is a debit या there must be a debit. इसका मतलब क्या है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो आप बुक में एंटर करोगे उसके दो इंपैक्ट पड़ेंगे, एटलीस्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने लिए फोन खरीदा, जब आप फोन खरीदते हो आपको फोन मिलता है, लेकिन आप देते भी हो ना कुछ, आपने पैसा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है? ये जो ट्रांजैक्शन है फोन खरीदने की, इसने दो चीजों को अफेक्ट किया, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक फोन आया, दूसरा पैसा गया। समझ आ रही है आपको? वैसे ही हर एक ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं। क्लियर है ये बात? ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है आगे। मसला ये है कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का यूनिट है, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन समझ लो जो भी हमने यहां पे एक एक स्लाइड पढ़ी, उस स्लाइड को हमने पूरी पूरी वीडियो में एक एक बार पढ़ना ही है आगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ये जो तीन टर्म्स हम सुनते आ रहे हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बुक कीपिंग हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया कि ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजैक्शन की इन द सेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग जो की जाती है उसका डेटा कहां से मिलता है? वो वही ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बुक कीपिंग ने रिकॉर्ड की हैं, ठीक। और इसमें बुक कीपिंग में अकाउंटिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? वो है आइडेंटिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, मेजरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और ये याद रखना, ये क्लासिफिकेशन कहां पे की जाती है? लेजर में। दैट मींस लेजर तक जो काम होता है, प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, क्लासिफिकेशन का काम, वो बुक कीपिंग के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अकाउंटिंग शुरू होती है। अगर हम देखेंगे, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट, वाइडर इन द सेंस कि इसी में बुक कीपिंग भी आ जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, वी टॉक अबाउट बुक कीपिंग एज वेल, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। आपने देखा ना, बुक कीपिंग का लास्ट स्टेप क्या है? क्लासिफाइंग। और अगर आपको याद होगा, अकाउंटिंग थोड़ा सा प्रोसेस याद होगा आपको जो हमने पीछे पढ़ा, उसका क्लासिफाइंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? समराइजिंग। और यहां पे आप देख सकते हो समराइजिंग जो है वो अकाउंटिंग का प्रोसेस है ना। दैट मीन समराइजिंग से अकाउंटिंग शुरू होती है, ठीक। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, इसमें एक और स्टेप आता है एनालिसिस का, वो आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद कम्युनिकेशन होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग जहां खत्म होती है क्लासिफाइंग पे,
वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है समराइजिंग से। और समराइजिंग कहां पे होती है? जो फाइनल रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वहां पे समराइजिंग होती है। समझ आ रही है? उसके बाद अगर हम देखेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है और एक प्रोफेशन है। जैसे हम साइंस देखेंगे ना, फिजिक्स देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे या इकोनॉमिक्स देखेंगे, वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उनके खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पढ़ाई होती है उनकी। वैसे ही अकाउंटेंसी भी है और ये एक प्रोफेशन भी है। जब आप अकाउंटेंसी की पढ़ाई करोगे आप अकाउंटेंट कहलाओगे। समझ आ रही है आपको? यहां पे आप देख सकते हैं, थोड़ा एनालॉजी मैंने दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ना, फील्ड ऑफ नॉलेज अकाउंटेंसी, तो हम क्या काम करेंगे उसको पढ़ने के बाद? अकाउंटिंग का काम, और हम कहलाएंगे क्या? अकाउंटेंट्स। वैसे ही अगर हम मेडिसिन पढ़ेंगे, मेडिसिन मतलब होता है डॉक्टर की पढ़ाई, जो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की जाती है उसको मेडिसिन बोलते हैं। समझ आ रही है आपको? इसका मतलब दवाई नहीं है, ये दो अलग चीजें हैं। समझ आ रही है? ऑब्वियसली दवाई भी इंक्लूड होती है इसमें, लेकिन मेडिसिन अगर हम एज अ फील्ड ऑफ स्टडी देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत वास्ट एक पॉइंट बन जाता है। समझ आ रही है? तो मेडिसिन की अगर आप पढ़ाई करोगे, जो क्या है, थ्योरी है, प्रोफेशन है, तो आप क्या करोगे? आप मेडिकल प्रैक्टिस करोगे, मतलब आप डॉक्टर कहलाओगे और जो डॉक्टर काम करते हैं डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट का, वो आप करोगे। और अगर एजुकेशन पढ़ोगे आप, जो एक फील्ड ऑफ स्टडी है, बॉडी ऑफ नॉलेज है ना, तो आप क्या काम करोगे? टीचिंग का काम, और आपको क्या कहा जाएगा? टीचर। तो अकाउंटेंसी क्या है? एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे मेडिसिन है, जैसे एजुकेशन है। समझ आ रही है आपको? और अकाउंटेंसी जो है उसमें सिर्फ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की पढ़ाई नहीं होती है, इसमें बहुत से और फील्ड्स कवर होते हैं, जैसे ऑडिटिंग है, टैक्स है, वगैरह वगैरह। तभी तो आप अकाउंटेंसी के सिलेबस में टैक्सेशन पढ़ रहे हो, ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। समझ आ रही है आपको? और ये जो है ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जिसकी मदद से अकाउंटेंसी की जाती है। मतलब जो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल जो हम आगे पढ़ने हैं हमने, वो सारे अकाउंटेंसी में ही हैं, जिनकी वजह से, जिनको इस्तेमाल करके हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मकसद क्या है इन तीनों का, तो जैसे हमने देखा कि बुक कीपिंग का मकसद है कि हर एक ट्रांजैक्शन जो है उसको पूरी तरीके से लिखा जाए और एक्यूरेटली लिखा जाए। उसके बाद अगर हम अकाउंटिंग का देखेंगे, तो अकाउंटिंग का मकसद क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। और अकाउंटेंसी का क्या मतलब है? अकाउंटेंसी जो है वो पूरे काम को देखती है, पूरे फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखती है कि क्या ये काम लीगल हो रहा है, एथिकली हो रहा है, धोखा तो नहीं दिया जा रहा है, फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है, और स्ट्रेटेजिकली साउंड है, मतलब सही काम किया जा रहा है जो लॉन्ग टर्म में यूजफुल हो। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है, जैसे हमें पता है कि ये प्राइमरी स्टेज है पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस की, और अकाउंटिंग जो है वो सेकेंडरी स्टेज है, मतलब जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहीं पे अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। बुक कीपिंग का काम क्या है? कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन अकाउंटिंग का काम क्या है? कि उन ट्रांजैक्शंस को समराइज किया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएं, ताकि हमें नेट रिजल्ट यानी प्रॉफिट या लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन यानी एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है वो पता चल जाए। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की बेस है, क्योंकि यहीं पे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, जिन पे अकाउंटिंग का काम किया जाता है, वो बुक कीपिंग में ही रिकॉर्ड होती हैं। और जो अकाउंटिंग है उसको कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग का पार्ट है। समराइजिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनती है, दैट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग का पार्ट है। मैनेजेरियल डिसीजन जो हैं वो बुक कीपिंग की मदद से नहीं लिए जा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बुक कीपिंग में जो डेटा होता है वो अभी रॉ होता है, उस पर कोई काम नहीं किया होता है, उसको सिर्फ रिकॉर्ड और क्लासीफाई किया होता है। लेकिन एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन वगैरह जो कहां होती है? अकाउंटिंग में। तो तभी तो इंटरप्रिटेशन जब होती है वहीं से हम डिसीजन भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो बुक कीपिंग का काम है ये एक रूटीन काम होता है, जो रोज होता है, क्लरिकल काम है, इसमें कोई ज्यादा खास दिमाग नहीं लगता, और ये जूनियर स्टाफ करता है, और इसमें बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। लेकिन अकाउंटिंग का काम जो है वो एनालिटिकल है, जिसमें बहुत नॉलेज लगता है, एडवांस्ड स्टडी लगती है, और ये सीनियर स्टाफ जो है वो अक्सर करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता ही नहीं चल सकता बुक कीपिंग के डाटा से। वही बात है कि जब तक इसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा तब तक
वो चीज़ें हमें पता ही नहीं चलेंगी, फाइनेंशियल पोजीशन का पता ही नहीं चलेगा। और प्रोसेस कहाँ पे होता है? वो प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में। समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। बुक्स में ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस अलग अलग लिखे हैं, लेकिन लगभग सेम बातें अंदर लिखी हैं, थोड़ा वर्ड्स को इधर उधर करके, इसलिए मैंने एक ही टॉपिक में इन दोनों को रखा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का? कि ये हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखते हैं हम इसकी मदद से, क्योंकि जो हमने देखा पहले कि ह्यूमन मेमोरी जो है वो लिमिटेड है और अनरिलायबल है। इसकी वजह से क्या होता है कि रिटन रिकॉर्ड अगर होता है तो हमारे पास सही हिसाब किताब रहता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूजन, डिस्प्यूट या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्वियसली अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है डिटरमाइन ट्रेडिंग रिजल्ट। ट्रेडिंग रिजल्ट मतलब होता है वही नेट प्रॉफिट या लॉस। हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो पता करने में हमें ऑब्वियसली जो अकाउंटिंग है वही हेल्प करती हैं, क्योंकि उसी में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें अकाउंटिंग से ही पता चलती है, क्योंकि हमें पता तब चलेगी फाइनेंशियल पोजीशन जब हमें पता होगा हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज़ हैं। और ये हिसाब कहाँ रखते हैं हम? ये हिसाब हमेशा ऑब्वियसली बैलेंस शीट में ही रखते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है अपने डिसीजन लेने में। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका इस्तेमाल करती है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बाकी भी टूल्स हैं अपने, उनका इस्तेमाल करके वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को टू प्लान, टू मेक डिसीजंस एंड टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटीज। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग एसेट्स। एसेट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? जब आपने एसेट्स का हिसाब किताब रखा होगा तभी तो आप चोरी से बचा पाओगे, तभी तो आप फ्रॉड से बचा पाओगे, या गलतियां कुछ होंगी उनसे बचा पाओगे, है ना? तो रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर होगा तभी आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोवाइडिंग यूजर टू इंफॉर्मेशन। आगे हमने पढ़ना है बहुत से अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं और उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से जरूरत होती है, तो वो हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यही देखेंगे कि अकाउंटिंग जो है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है बहुत से अकाउंटिंग यूजर्स को, ताकि वो उसके हिसाब से अपना जो है वो डिसीजन ले पाए, जैसे क्रेडिटर, लोन देने वाले, बैंक्स या गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है। उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। बहुत सी लीगल रिक्वायरमेंट्स खासकर कंपनीज को होती हैं जिनको मजबूरन अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हर साल एक कंपनी को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने होते हैं। जब वो अकाउंटिंग का इस्तेमाल ही नहीं करेंगी तो अकाउंट्स कहां से पब्लिश करेंगे, है ना? हो गया लीगल रिक्वायरमेंट। उसके बाद टैक्स आपने देना है, तो टैक्स कहां से दोगे जब आपको पता ही नहीं होगा टैक्स कितना है हमारा, और वो पता कैसे चलेगा? आपने देखना है प्रॉफिट कितना है, और प्रॉफिट कहां से निकालोगे? अकाउंटिंग की मदद से बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है ना? अगर लॉस हुआ तो टैक्स देना ही नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसी हिसाब से टैक्स देना है जितना आपका प्रॉफिट है। दैट मीन्स टैक्स देने के लिए भी आपको अपनी जो है अकाउंटिंग वो करनी है कि नहीं, है ना? उसके बाद बाकी भी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें अकाउंटिंग मदद करती है जिनको फुलफिल करने में। उसके बाद एविडेंस इन कोर्ट। जैसे हमने पीछे देखा, अगर वसूली भाई के पास पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते तो वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं ना होता, क्योंकि उसके पास प्रूफ होता, एविडेंस होता। वैसे ही अकाउंटिंग इस्तेमाल की जा सकती है एज एविडेंस इन द कोर्ट अगर कोई डिस्प्यूट होता है। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हो, आपने देखा कि नहीं। आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस के बाद अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है? इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। मतलब क्या है? सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। मतलब उनको मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, मनी में तोला जा सकता है। और वो ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा तो वो मैं मनी में एक्सप्रेस कर सकता हूं आराम से। मतलब मैंने 10,000 का खरीदा, 20,000 का खरीदा, तो वो रिकॉर्ड आराम से कर सकता हूं। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉई जो हैं उनका मोराल बहुत हाई है, मतलब वो बहुत मोटिवेटेड तरीके से आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होने के बावजूद रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको हम तोल नहीं सकते हैं पैसों के टर्म्स में। वैसे ही अगर आपके एम्प्लॉय बहुत एफिशिएंट हैं या आपके कस्टमर जो हैं वो आपसे बहुत सेटिस्फाइड हैं, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, बट इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी। दूसरा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब क्या है इसका? कि जो भी एसेट है
उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट से ही रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसकी जो करंट मार्केट है उस पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसेट है उसकी वैल्यू मेरी बुक्स के हिसाब से, मतलब उसकी बुक वैल्यू 5 लाख है और मार्केट में अगर उसकी 10 लाख भी वैल्यू है या 1 लाख भी वैल्यू है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही रहेगी। डेप्रिसिएशन लगती है हर साल, फिक्स्ड एसेट जो है वो थोड़ा थोड़ा उसकी वैल्यू हम खुद भी कम करते हैं, बट जो ये डेप्रिसिएशन भी लगती है वो भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही लगती है। समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब क्या है कि जो रियल वर्थ होती है, मार्केट वैल्यू होती है एसेट्स की, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं करती है, वो हमें नहीं बताती हैं। उसके बाद इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये लगभग इसी पॉइंट से निकला है कि जो इन्फ्लेशन होती है मार्केट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मतलब जैसे मैंने ऊपर समझाया, अगर एसेट कोई 5 लाख का है मेरे लिए तो वो 5 लाख का ही है, बेशक उसमें इन्फ्लेशन आके मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा ही हुई हो। दैट मीन्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमारी बुक्स नहीं दिखाती हैं। ट्रू से यहां पे मुराद क्या है? जो एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब इस टाइम कितने का एसेट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का एक और पहलू है। वो दूसरा पहलू क्या है कि हम जो एसेट्स खरीदते हैं वो किस लिए खरीदते हैं? वो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हैं। ये फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, वो इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। तो इन्फ्लेशन या करंट मार्केट को हमने क्या करना है उस केस में? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मोबाइल खरीदा है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैंने इसको बेचना तो नहीं है, तो मुझे इसकी करंट वैल्यू पता करके क्या करना है? मैं इसे काम ले रहा हूं जो हो रहा है आराम से। समझ आ रही है आपको? वही इस केस में भी है। अकाउंटिंग में मार्केट वैल्यू से कोई वास्ता ही नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपको कोई एसेट बेचना है। समझ आ रही है? उसके बाद रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। मतलब क्या है कि अकाउंटिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सी जो चीजें होती हैं वो एस्टिमेट्स, अंदाजों पे डिपेंडेंट होती हैं, या पर्सनल जजमेंट, जो अकाउंटेंट है उसकी पर्सनल जजमेंट पे डिपेंडेंट होती हैं बहुत सी चीजें, बहुत सी फिगर, ना कि उनके एक्चुअल अमाउंट्स पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो एक्चुअल अमाउंट्स हमें कभी पता ही नहीं चल सकते। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जैसे मैंने ऊपर कहा कि डेप्रिसिएशन हर फिक्स्ड एसेट पे लगती है, हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो हर एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम करती रहती है, लेकिन कितनी डेप्रिसिएशन? फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पिछले महीने कोई फोन खरीदा, तो आज अगर आपने वो बेचना है तो कितने का बेचोगे? वो जो इसमें वैल्यू में कमी आई है, अगर 10,000 का खरीदा था आपने, आप कितने का बेचोगे? 5,000 का। तो 5,000 जो आपने वैल्यू कम की है वो कैसे की है? अंदाजे से ही की है ना। वैसे ही अकाउंटिंग में भी होता है। हालांकि कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, वो भी अंदाजे ही हैं। बस उनमें यह है कि थोड़ा वो एजुकेटेड गैस हैं, बट दे आर स्टिल गैस। समझ आ रही है आपको? तो एग्जैक्ट फिगर जब हमारे पास है ही नहीं डेप्रिसिएशन की, तो उसकी वजह से जो फिक्स्ड एसेट है उसकी एक्चुअल वैल्यू भी हमें पता नहीं चलेगी, तो फिर हम कहां से दिखा सकते हैं एक्चुअल अमाउंट्स हर एक चीज के? समझ आ रही है आपको? और इस वजह से पर्सनल बायस का भी खतरा होता है। पर्सनल बायस मतलब जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, है ना। जहां पे आप पे ऊपर जजमेंट डाली जाती है, जहां पे आपके ऊपर बात डाली जाती है, तो आप अपने हिसाब से करोगे ना। तो पर्सनल बायस भी एक खतरा होता है अकाउंटिंग में। समझ आ रही है? उसके बाद है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। कि जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी शोरूम में गए और वहां पे आपने किसी दुकान के बाहर देखा, जो वहां पे बाहर शीशे लगे होते हैं उनके, तो वहां पे बड़ी बड़ी अच्छी चीजें रखी होती हैं ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए, उसी को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। समझ आ रही है? लेकिन विंडो ड्रेसिंग तब ठीक है जब वही जो आपने बाहर चीज लगाई है उसी के लेवल की चीज अंदर भी हो, उसी की क्वालिटी की चीज भी अंदर हो। वरना अगर वैसी चीज अंदर ना हो, लो क्वालिटी की हो, या रेट बढ़ा के रखा हो, या कुछ भी हो, वो तो धोखा हुआ ना, है ना। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग का मतलब यह है कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंटिंग की फिगर्स को, अकाउंटिंग के अमाउंट्स को, ताकि हम अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अपने जो हालात हैं, अपनी जो प्रॉफिट है, अपना जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको बेटर दिखा सकते हैं। हालांकि वो एक्चुअल में बेटर नहीं होंगी। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। समझ आ रही है आपको? और ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी ऊपर वाले जो ये फैक्टर है इसी से पॉसिबल है ना, कि पर्सनल बायस। अब मेरे पास दो तीन तरीके हैं
किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने डेप्रिसिएशन लगानी है तो मैं डेप्रिसिएशन उस तरीके से कैलकुलेट करूंगा जिस तरीके से डेप्रिसिएशन कम लगे, और अगर डेप्रिसिएशन कम लगी तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो उससे मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा, तो वो मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो। प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो लोग बोलेंगे हाँ क्या बात है, अच्छा बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट करो। इसी को बोलते हैं ना विंडो ड्रेसिंग, है ना। तो हम अपने अल्टीरियर मोटिव्स, अपने खराब हिडन मोटिव्स के लिए भी अकाउंटिंग का कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आ रही है आपको? तो यहां पे है सत्यम कंप्यूटर्स का केस ऑफ विंडो ड्रेसिंग, ये थोड़ा पढ़िए आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, ये बहुत एक क्लासिक केस है इन टर्म्स ऑफ विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। और ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये क्या करता है कि जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है ना सारी, उनको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इसमें पूरा एक प्रोसेस लगता है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि हर एक स्टेप, लगभग हर एक स्टेप जो है उसकी इंडिविजुअल टॉपिक जो है वो हमने आगे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे रिकॉर्डिंग वाला स्टेप में, कहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती है? जर्नल में। तो जर्नल हमने पूरा पढ़ना है, इसमें 3-4 वीडियोस बनेंगी, है ना। उसके बाद क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो वो लेजर में है, तो लेजर की भी एक पूरी वीडियो बनेगी या 2 भी बन सकती हैं। वैसे ही समराइजेशन, हम ट्रायल बैलेंस वगैरह करते हैं, तो ये सारा हमने इंडिविजुअली अलग से पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमने इनको आगे पूरा पढ़ना ही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए कि ये होता क्या है। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कौन से इवेंट्स, कौन सी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस में वो फाइनेंशियल नेचर की हैं और उनको हम पैसे में तोल सकते हैं, ठीक है। वही तो रिकॉर्ड हो सकती हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा, और जो पैसे में तोल नहीं सकते उनको रिकॉर्ड हम नहीं कर सकते। जैसे सेल ऑफ गुड्स, हमने चीज़ें बेची, या पेमेंट ऑफ वेजेस, रिसीट ऑफ कैश वगैरह, ये सारी जो हैं ये वो ट्रांजैक्शन हैं जिनमें पैसा इन्वॉल्व है, जिनको पैसे में मेजर किया जा सकता है। तो पहला काम क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कि हमने किस चीज को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद मेजरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी आइडेंटिफिकेशन में ही आ जाता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन में ही हमें पता चलता है कि कितना पैसा इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या है? मेजरिंग में क्वांटिफाई करना, मतलब पता करना कि कितना पैसा इन्वॉल्व है किसी ट्रांजेक्शन में। जैसे यहाँ पे है सेल ऑफ गुड, हमने गुड्स बेची, लेकिन कितने की बेची, है ना। पहचानना, क्वांटिफाई करना, गिनना समझ लो, ठीक है। और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन को कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना। जैसे कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी डॉलर्स में, कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी येन में, तो सबको रुपीज में लाना। समझ आ रही है आपको? उसके बाद तीसरा स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और बेसिक स्टेप, वो है रिकॉर्डिंग। हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में सबसे पहले। इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और इसमें क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डिंग होती है, मतलब जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है वो पहले लिखनी है, जो बाद में हुई है वो बाद में लिखनी है, यानी डेट वाइज, या बोल सकते हैं हम इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस, ठीक है। जब आपने रिकॉर्डिंग की उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन मतलब क्या है? जो पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजैक्शन होती है वो अपने ही अकाउंट में डालनी है। समझ आ रही है? और वो कहां पे होता है? लेजर में। यहां पे मैं एग्जांपल दे दूं, जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है वो सारी कैश अकाउंट में जाएंगी, है ना। क्लासिफिकेशन हो गई ना, समझ आ रही है। वैसे अगर कोई जो भी सेल वाली ट्रांजैक्शन है वो सेल अकाउंट में जाएंगी। क्लियर है? क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइज करते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन में बहुत से अकाउंट्स बनते हैं, लेकिन हर एक अकाउंट का फिर बैलेंस निकाल के हम उनको अपने फाइनल अकाउंट्स में डालते हैं। यहां पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। समराइज करते हैं, उनके बैलेंसेस निकाल के इनमें डालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल होती हैं उनके बैलेंसेस सारे जाते हैं बैलेंस शीट में। तो हमें लेजर खोलने की फिर जरूरत नहीं है, हमें सारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चल जाती है। वैसे ही हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जो सारी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है समराइजेशन। समझ आ रही है? उसके बाद एनालिसिस। अब जो यहां से इंफॉर्मेशन हमें मिली ना, उसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें वीकनेसेस और स्ट्रेंथ पता चले अपने बिजनेस की। हम यहां पे बहुत से रेशोज निकालते हैं, बहुत से ट्रेंड्स देखते हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। समझ आ रही है आपको? अगर हम कंपेयर करेंगे उसको पिछले के साथ, तो ऐसे ही बहुत सी एनालिसिस की जाती है इस स्टेप पे, ओके।
और उसके बाद इस एनालाइज्ड डेटा जो है, जो यहां पे एनालिसिस किया है, उससे अब हमें क्या पता चला वो इस स्टेप में देखा जाता है। समझ आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा अगर नेट प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है, ठीक है, ये हमें कहां पता चलेगा? एनालिसिस में, है ना? लेकिन अब कम क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या है, वो हमें इंटरप्रिटेशन स्टेप में पता चलेगा। जैसे क्या कॉस्ट हमारी इंक्रीज हुई हैं या क्या सेल्स हमारी कम है इस बार, जो भी वजह हो सकती है वो हमें इस स्टेप में पता चलेगी। और ये स्टेप हमें करेक्टिव एक्शंस भी बताता है, मतलब अब हमें क्या करना है कि अगले साल ऐसी गड़बड़ ना हो। क्लियर है? उसके बाद फाइनल काम जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन या रिपोर्टिंग। मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन आपने बनाई अकाउंटिंग की, अब उसको प्रेजेंट तो करना है ना, दिखाना है ना यूजर को। देखो अकाउंटेंट का काम सिर्फ है जो इंफॉर्मेशन है उसको तैयार करना, वो यूज नहीं करता। समझ आ रही है? यूजर हम आगे पढ़ेंगे, तो यूजर को प्रेजेंट करना उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन का स्टेप या रिपोर्टिंग का स्टेप। और यूजर्स बहुत होते हैं, ऑनर्स, इन्वेस्टर, क्रेडिटर वगैरह वगैरह। समझ आ रही है आपको? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो क्वालिटीज जिसकी वजह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल बनती है। अगर आपने जो तैयार की है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसको यूजफुल बनाना है ताकि वो काम आए, एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज ना रहे, तो ये 4 क्वालिटीज उसमें होनी ही होनी चाहिए। पहली है रिलायबिलिटी। मतलब क्या है? जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए भरोसेमंद, उस पे आप डिपेंडेबल होने चाहिए, मतलब आप उस पे भरोसा करें। वो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो एरर से दूर हो और उसमें पर्सनल बायसेस ना हो। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें डाली है वो आपकी मर्जी से ना हो, बल्कि वो फैक्ट्स पे डिपेंडेंट हो। समझ आ रही है आपको? और वो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सही से रिप्रेजेंट करेगी एक्चुअल ट्रांजैक्शन, मतलब जो एक्चुअल में हुआ है वो ही दिखानी चाहिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी, उससे क्या होगा कि जो भी डिसीजन मेकर होगा, जो भी यूजर होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से यूजर्स होते हैं, तो वो डिसीजन ले सकते हैं कॉन्फिडेंस से। उनको पता होगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्रेडिबल है और ये वेरीफाइबल है। मतलब इसको कोई थर्ड पार्टी अगर चैलेंज करे तो आप वेरीफाई करा सकते हो उसको कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो सही है। और वो कहां से आएगी? जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सही वॉचर, सही सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सही रिसीट, सही कैश मेमो से ली हो। समझ आ रही है? दूसरा है रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट मतलब वो इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, उसको बोलते हैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फोन खरीदना है तो उसके लिए, उस डिसीजन के लिए कि मैंने कौन सा फोन खरीदना है, उसके लिए आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? फोन्स की प्राइस, उनकी मेमोरी कितनी है, उनमें प्रोसेसर कौन सा है, वगैरह वगैरह, है ना? ये इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी। मतलब इन चीजों को देख के आप डिसाइड करोगे मैं फोन लूं या नहीं लूं, ये वाला या कोई और ले लूं, है ना? लेकिन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिस दुकान से आपने खरीदना है फोन, उसकी दीवारों का कलर कैसा था, उस बंदे को जिससे आपने फोन खरीदना है उसकी शक्ल कैसी थी, ये जो इंफॉर्मेशन है ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना? तो वो इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, सिर्फ वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो अकाउंटेंसी जो है वो भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो रिलेवेंट हो, जो इन्फ्लुएंस करे आपके डिसीजन को, है ना? और ये हेल्प करनी चाहिए आपके पास्ट परफॉर्मेंस को, आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को इवेल्युएट करने में। मतलब आपने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हो और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको इवेल्युएट करने में ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी। नाम से पता चलता है बट इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जैसे एक अकाउंटेंट ने इंफॉर्मेशन तैयार की है, मतलब जिस सेंस में उसने कोई बात बोली है, कुछ लिखा है, कुछ इंफॉर्मेशन तैयार की है, उसी सेंस में वो जो यूजर है उस इंफॉर्मेशन को लेना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, जो मैंने बात कही है वो ही अगले तक पहुंचनी चाहिए। वैसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको सिंपल रखना है। और दूसरा पहलू इसका यह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। इन व्हाट सेंस? कि वो क्लियरली प्रेजेंट करनी है आपने, और सिंपली ऐसे प्रेजेंट करनी है कि जो रीजनेबल नॉलेज, जिसके पास बहुत एडवांस नॉलेज ना हो अकाउंटेंसी का, बल्कि नॉर्मल नॉलेज भी हो, वो भी उस अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन को समझ सके। समझ आ रही है? उसके बाद है लास्ट कंपेरेबिलिटी।
कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कंपेयर करने के लायक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि देखो एक बिजनेस जो होता है वो अक्सर अपने को दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करते रहते हैं, है ना। हम भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है देखने के लिए किसने अच्छा परफॉर्म किया, और बहुत लोग करते हैं, और कंपनी खुद भी करती है अपनी परफॉर्मेंस और इस साल की और अपनी परफॉर्मेंस पिछले सालों की कंपेयर, है ना। हुआ ना दो तरीकों से कंपैरिजन करना, एक हुआ वर्टिकल कंपैरिजन, दूसरा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। जब आप किसी और बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को कंपेयर कर रहे हो दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन, और अगर आप वर्टिकल कंपैरिजन कर रहे हो दैट मींस आप अपनी परफॉर्मेंस पिछले सालों से कंपेयर कर रहे हो। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे बनानी है कि वो कंपेरेबल हो। मतलब क्या है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ऐसा कुछ होना चाहिए जो आप रूल एक बार फॉलो कर रहे हो वही अक्सर हमेशा वही करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्कूल है, ठीक है, तो उसका जब उसका जो 8th की क्लास है उसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं और उन्होंने जो फाइनल एग्जाम लेना होता है उसमें हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 500 हुए मार्क्स। तो एक साल जब उन्होंने एग्जाम लिया तो कुछ बच्चों ने 500 मार्क्स लिए, कुछ ने 300, जितने भी लिए। लेकिन अगले साल उनको पता नहीं क्या ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि नहीं जी हम अगले साल हर सब्जेक्ट के 200 मार्क्स रखेंगे। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है, देखो पिछले साल जिस बच्चे ने 400 मार्क्स लिए होंगे और इस साल किसी और बच्चे ने 400 मार्क्स लिए हैं। अब अगर वो मुझे दोनों बोलेंगे कि मैंने 400 मार्क्स लिए हैं, क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगा पिछले 400 जो वो 500 में से, है ना, और जो इस साल के 400 हैं वो 800 में से, सॉरी 1000 में से है। समझ आ रही है। तो तरीका, मेथड, जो ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग वो सेम हर साल यूज करनी है, और एक बिजनेस को भी और दूसरे बिजनेस को भी लगभग सेम यूज करनी है ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल बनी रहे। समझ आ रही है। अब हम पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वो लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जिनको जरूरत होती है। सिर्फ ऑनर्स वो लोग नहीं हैं जिनको आपने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार की है थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस, सिर्फ ऑनर्स को उनकी जरूरत नहीं होती है, बल्कि बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वो लोग जो बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ऑनर्स। ऑनर्स कौन? ऑब्वियसली जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, और अगर बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो गई तो सबसे ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उन्हीं को होगा। तो ऑब्वियसली वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। और उनको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अकाउंटिंग से? उनको ऑब्वियसली पता होना चाहिए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और कितना हुआ है। उसके बाद उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी फाइनेंशियल पोजीशन। और उसके बाद उनको सेफ्टी, क्या वो प्रॉफिट कमा रहे हैं इतना कि उनकी कैपिटल जो है वो सेफ है, या बाकी पैरामीटर्स भी देखने के हैं, वो भी देखते हैं कि हमारी कैपिटल क्या सेफ है या नहीं। उसके बाद एबिलिटी टू पे डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है ना, कंपनीज की खासकर बात होती है, तो वो जब उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स में, है ना, तो जो वो हिस्सा बनता है किसी का एक हिस्सा, उसको बोलते हैं डिविडेंड। समझ आ रही है। तो प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड, जो ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कितनी एबिलिटी है हमारे बिजनेस की वो भी ये देखते हैं ताकि उनको पता चले हमें कितना पैसा इस महीने या इस साल मिलने वाला है। उसके बाद वो देखते हैं कि ग्रोथ और परफॉर्मेंस ओवर टाइम हमारे बिजनेस की कैसी रही है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या आगे हम कुछ अच्छा करने वाले हैं या खराबी होने वाली है। उसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर है, क्योंकि इन्होंने ही डिसीजन लेने होते हैं, है ना। डिसीजन जो है जैसे प्लानिंग के डिसीजन, बजटिंग के डिसीजन और ओवरऑल कंट्रोल के डिसीजन मैनेजमेंट ही लेती है। तो इनको चाहिए होती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन और फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब जो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सके वैसी इंफॉर्मेशन, ताकि वो सही से डिसीजन ले पाएं। और कौन सी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है? प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमने जो डिफरेंट एक्टिविटीज की हैं, इतने काम किए हैं, उनकी क्या क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। देखिए ऑनर्स की प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन में और उनमें यह फर्क है कि इनको हर एक एक्टिविटी की प्रॉफिटेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑनर्स के साथ क्या है कि इनको ओवरऑल प्रॉफिट पता चलना चाहिए, बाकी इंडिविजुअल एक्टिविटीज की इतनी इनको जरूरत नहीं होती है। दूसरा, मैनेजमेंट को क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि परफॉर्मेंस, हर एक डिपार्टमेंट या एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद कॉस्ट कितनी हमारी लग रही है पूरे बिजनेस में, एक्सपेंसेस कितने हैं, ताकि उनको कंट्रोल कर सकें।
और डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए इनको प्लानिंग के लिए, बजटिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। बहुत बार हमने ये पढ़ा। उसके बाद कैश पोजीशन, कितना कैश है इनके पास, ताकि जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, जो मतलब जल्दी से चुकाने वाली, 1 साल के अंदर अंदर चुकाने वाली लायबिलिटीज हैं, क्या उनको हम चुका सकते हैं या नहीं। और वर्किंग कैपिटल स्टेटस, वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल हमने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ना है, तो वहीं पे देख लेंगे ये क्या है। और उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि हम फ्यूचर की पॉलिसीज को फ्रेम कर सकें। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज और वर्कर। देखो, एम्प्लॉइज और वर्कर को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरत होती है। क्यों? ताकि उनको पता चले क्या बिजनेस इतना अच्छा है कि हमारी जॉब जो है वो सिक्योर है, क्या प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। ये ना हो कि कल को हमें ले ऑफ कर दे, कल हमें बोले कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो निकल जाओ। या वो फेयरनेस ऑफ देयर कंपनसेशन, मतलब उनको जो वेज मिल रही है, सैलरी मिल रही है, क्या वो फेयर सैलरी मिल रही है। ये ना हो कि प्रॉफिट जो है वो बहुत तूफानी है और उनको बिल्कुल मेगर सैलरी मिल रही है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है। और वो ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ चेक करते हैं बिजनेस का, ताकि वो डिसाइड करें कि हमारा फ्यूचर क्या है, हम इस कंपनी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। समझ आ रही है? उसके बाद देखेंगे हम एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर मतलब वो यूजर जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड तो हैं, लेकिन इंटरनल लोग वो बिजनेस के नहीं हैं। तो पहला कौन आता है? क्रेडिटर या लेंडर। मतलब वो लोग जो बिजनेस को पैसा उधार देते हैं या गुड्स उधार देते हैं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो बिजनेस को गुड्स उधार देते हैं। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। जनरली क्रेडिटर किसी को भी बोला जाता है, लेकिन अकाउंटिंग में टेक्निकली ये सिर्फ उन लोगों को बोला जाता है जो आपको गुड्स क्रेडिट पे दें। ठीक है, लेंडर्स हुए बाकी जो आपको पैसा उधार देते हैं, जैसे बाकी बिजनेसेस या जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वगैरह। और उनको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है? ऑब्वियसली उनको ये देखना होता है कि क्या ये बिजनेस ऐसा है कि ये मेरा लोन वापस दे सके, मेरी इंटरेस्ट दे सके, और क्या मैं इसको लोन दूं या ना दूं, और रिस्क कितना है मेरे लोन में, उसी हिसाब से उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। अगर रिस्क उसमें ज्यादा है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके क्रेडिटर्स और लेंडर्स को चाहिए होती है। जैसे रीपेमेंट कैपेसिटी की, मतलब पेमेंट कितनी जल्दी कर सकता है, पूरी पेमेंट कर सकता है वापस की नहीं। लिक्विडिटी और कैश पोजीशन, क्या लिक्विडिटी है, कैश है जो मेरा पैसा वापस आए, या सारा पैसा एसेट्स में लगाया है और मुझे कुछ देने के लिए इसके पास बचा नहीं है। या उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखनी होती है। ऑब्वियसली उसी को लेंडर्स पैसा लोन देंगे जो उस लायक हो, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी हो। या एग्जिस्टिंग डेट्स कितने हैं, क्या इनको पहले से कोई लोन है, लायबिलिटी है, उसी हिसाब से डिसीजन होगा। और सिक्योरिटी फॉर लोन, क्या ये मेरे पास कोई चीज गिरवी रखेगा जो ये लोन ले रहा है उसके बदले, वगैरह वगैरह। समझ आ रही है? उसके बाद आए इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। ऑनर्स भी, इन्वेस्टर भी सेम होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इनको दो कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि ऑनर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने लगाया होता है, तो उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। इन्वेस्टर होते हैं छोटे छोटे, जो उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं होते हैं किसी बिजनेस के, तो वो एक्सटर्नल लोग होते हैं, उनकी उतना इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है कि वो बिजनेस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप कल को एक एप्पल का शेयर खरीद लोगे, दैट डजंट मीन आप उसके ऑनर बन गए। टेक्निकली तो ऑनर हो, बट क्या आपकी चलेगी वहां पे? समझ आ रही है? तो आपको इन्वेस्टर बोलेंगे, हम शेयर होल्डर भी बोलेंगे, लेकिन ऑनर नहीं बोल सकते। टेक्निकली तो बोल सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बट प्रैक्टिकली नहीं बोल सकते। समझ आ रही है? और पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन दोनों को सेम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो यही देखते हैं कि कंपनी के फ्यूचर रिटर्न कैसे होने वाले हैं, मतलब कि वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं और उनका कितना रिस्क है। अगर मैंने पैसा लगाया किसी बिजनेस में और वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाया, तो वो भी देखते हैं रिस्क एक्सपोजर कितना है। फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेबिलिटी देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि डिविडेंड कितना ये दे सकते हैं। डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ऑब्वियसली ऑनर्स भी देखते हैं, और ये भी देखेंगे। समझ आ रही है आपको? और इस सब से ये डिसीजन लेते हैं कि क्या मैं इस बिजनेस के शेयर जो है वो खरीदूं या नहीं, अगर खरीदे हैं तो होल्ड करके रखूं या बेच दूं। समझ आ रही है? उसके बाद गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इनको बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये देखता है कहीं फ्रॉड ना हो रहा हो कैपिटल मार्केट में वगैरह। जब हम फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे ना, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे सेबी हमने पढ़ना है, तो वहां पे देखोगे आप। या टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज को ये देखना होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि रेगुलेशंस, रूल जो हैं वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं, कंप्लायंस की जा रही है, और कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया जा रहा है, और
पब्लिक पॉलिसी, मतलब हमने बिजनेसेस को क्या फायदे देने हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी है, वो भी गवर्नमेंट देखती है और इस्तेमाल क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। समझ आ रही है आपको? और ये गवर्नमेंट ये भी देखती है कहीं फ्रॉड और मॉल प्रैक्टिसेस ना हो रही हैं। उसके बाद कंज्यूमर। देखिए, आप बोलोगे आप एक कंज्यूमर हो, मैं भी एक कंज्यूमर हो, तो हमें क्या पड़ी है बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। लेकिन ये हमारे जैसे कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है, ये बड़े कंज्यूमर की बात हो रही है। ये रूटीन बायर नहीं जो पेस्ट लाने गया तो बस हो गया, मैं बड़ा बन गया, या मैं कोई एक फ़ोन खरीद लिया मैंने एप्पल का, तो अब मुझे उसकी अकाउंटिंग जो है वो चेक करनी है, वो नहीं। लेकिन बड़े जो कंज्यूमर होते हैं और जो लॉन्ग टर्म के कंज्यूमर होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे जो रिलेशन है इस बिजनेस के साथ वो कैसा रहने वाला है, स्टेबिलिटी देखते हैं और देखते हैं, भरोसेमंद देखते हैं, क्या मैंने जो सामान बेचा है इसको, क्या मैंने जो सामान लिया है इससे क्या वो रिलायबल है वगैरह, और देख लेते हैं कि क्या प्राइसिंग जो है वो फेयर वगैरह है। ये सारे बड़े बड़े कंज्यूमर्स कस्टमर जो हैं वो देखते हैं। उसके बाद पब्लिक, जो पब्लिक है खासकर जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, एनजीओज वगैरह होती हैं, वो भी देखती हैं। वो किस लिए देखती हैं? ताकि उनको पता चले कि जो बिजनेस है उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है टुवर्ड्स दी सोसाइटी। क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, क्या वो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, प्रैक्टिस जो है उनकी, मतलब जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो एथिकल है, वो मॉरल है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और उसके बाद वो भी ये भी देखते हैं कि एनवायरनमेंट में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम जिनको सस्टेनेबल काम बोलते हैं क्या वो भी करते हैं या नहीं। बाकी एक्सटर्नल यूजर देखिए आप, ट्रेड यूनियन जो है वो एम्प्लॉयज से ही बना होता है। लेकिन एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन दो अलग कैटेगरीज हैं। एम्प्लॉय जब देखा जाता है तो वो बिजनेस का एम्प्लॉय होता है, ट्रेड यूनियन की नजर से जब देखा जाता है तो वो एक्सटर्नल बन जाता है। ठीक है, वो अलग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होता है उस टाइम। समझ आ रही है? उसके बाद ट्रेड यूनियन को जो इन्फॉर्मेशन जरूरत होती है वो वही इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को जरूरत होती है, जो हमने पीछे पढ़ा। रिसर्चर, कोई पीएचडी स्कॉलर है या कोई रिसर्च कर रहा है, कोई रिसर्च पेपर बना रहा है, उनको भी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। वो देखना चाहते हैं कि बिजनेस कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद मीडिया का आपको पता ही है, कोई भी कुछ भी हो गया तो चलो जी, यहाँ मीडिया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, वो तो पब्लिश करते रहते हैं बिजनेस के अकाउंट्स। समझ आ रही है आपको? उसके बाद पोटेंशियल एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉय जो अभी एम्प्लॉय नहीं बने हैं बट बनना चाहते हैं, तो वो भी वही इंफॉर्मेशन चाहिए उनको जो पीछे एम्प्लॉयज को चाहिए होती है। उसके बाद कंपिटिटर कौन होते हैं? जो आपके साथ बिल्कुल कंपीट कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे एप्पल और सैमसंग। मैं अक्सर फोन की इसलिए एग्जांपल देता हूं क्योंकि फोन हर एक के पास है, सबको इन मार्केट का पता है, इसलिए मैं फोन की ज्यादा एग्जांपल देता हूं। तो कंपिटिटर भी एक दूसरे की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे नजर रखते हैं, कंपेयर करते हैं खुद को उनके साथ, फ्यूचर पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। हालांकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो अलग से एक टॉपिक है और उस पर आगे वीडियोस बनेंगी, लेकिन तब तक कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए ये क्या है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे पढ़ा लेता हूँ आपको। ठीक है, डिफरेंस देख लेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि दोनों क्या क्या है। ठीक, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्ड। ज्यादातर क्या होता है, कैश या पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी किराने वाले से सामान लिया ना कभी उधार पे, तो वो क्या लिखता है बुक में अपना, वो रेड कलर की जो बुक निकालता है उसमें क्या लिखता है, सिर्फ आपका नाम लिखेगा और अमाउंट लिखेगा नीचे, है ना। एक ही एस्पेक्ट लिखा ना कि मुझसे किसी ने उधार लिया, जो उसने सामान आपको बेचा उसका नहीं ना लिखा उसने कुछ कि मेरा ये तेल इतना गया या नमक इतना गया, उसका कोई हिसाब नहीं रखा। तो एक ही एस्पेक्ट का हिसाब रखा ना। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि दोनों चीजों का हिसाब रखा जाएगा। आपका भी हिसाब रखा जाएगा, मतलब आपका खाता बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि इस बंदे ने इतना उधार लिया है, और जो सामान बेचा है उसके खाते भी अलग से बनेंगे और उसमें लिखा जाएगा कि इतना सामान ये बिका, इतना सामान ये बिका। समझ आ रही है? तो बोथ एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के। तो सिंगल एंट्री सिस्टम है तो ये फॉलो नहीं करेगा डबल एंट्री सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल क्रेडिट, है ना। मतलब जो आप लेते हो उतनी ही अमाउंट देते भी हो, जितना आप देते हो उतना ही अमाउंट लेते भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फोन लिया 10,000 का, तो आपने पे क्या किया, 10,000 पे किए ना, तो फोन की वैल्यू क्या है 10,000, और पे क्या किया 10,000। या आपने सामान उधार लिया 5,000 का, तो जो सामान बिका अगर उसकी एंट्री होगी तो उसमें भी 5,000 का सामान लिखा जाएगा कि बिक गया, और जो आपके खाते में लिखा जाएगा वो भी 5,000 लिखा जाएगा कि इसने मुझे 5,000 देने हैं। तो हमेशा जो इक्वल होंगी ना दोनों एंट्रीज,
जितना लेन उतना देन। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, यहां पे आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि ये एक इनकम्प्लीट और अनसिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं होता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, पूरा सिलेबस ही है ऑलमोस्ट उसी का, तो उसमें पूरे कंप्लीट जो है पूरी अकाउंटिंग होती है और पूरा सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, पूरा सिस्टमैटिक तरीका है। और प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन जो इससे निकलती है सिंगल एंट्री सिस्टम से, पहले तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, आगे हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर निकाले भी तो वो एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर डबल एंट्री सिस्टम को यूज करके करेंगे हम तो वो पूरी एक्यूरेट होती है। अब आप बोलोगे सर आपने पीछे बोला थोड़ा सा वो होता है, वो बहुत माइन्यूट होता है, मतलब वो ना पर्सनल बायस की वजह से अगर थोड़ा सा वो एक्यूरेट फिगर्स नहीं आती हैं जो लिमिटेशन में हमने पढ़ा, लेकिन वो उतना ज़्यादा फर्क नहीं डालता है कि आपके अकाउंट्स इररिलेवेंट हो जाएं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है, वो एक्यूरेट नहीं होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता क्योंकि हम दोनों एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करते ही नहीं है हर एक ट्रांजैक्शन के। और ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का और क्रेडिट का। तो अगर एक भी आपने मिस कर दिया, डेबिट नहीं लिखा क्रेडिट लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा डेबिट लिखा, तो कंप्लीट नहीं ना बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है आगे पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह। इसको इस्तेमाल किया जाता है लेजर की एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी पता करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए दोनों एंट्रीज होनी चाहिए, डबल और उसके लिए दो एंट्रीज होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट। जब सिंगल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज होती ही नहीं है तो ट्रायल बैलेंस कहां से बनेगा। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ऑब्वियसली डबल एंट्रीज होती हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाना आसान है। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, जैसे मैंने एग्जांपल दी किराने की, तो ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही इस्तेमाल होता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो है वो पूरे बड़े बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है। अब पढ़ेंगे हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वूमन हैं और आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप कोई सर्विस देते हैं, आप पढ़ाते हैं, या कोई भी हो सकता है, आप फॉर एग्जांपल एविएशन में हैं या कहीं भी हैं, और किसी बंदे ने आपसे सर्विस ले ली और बोला बाद में पैसे दूंगी, ठीक है, या बाद में पैसा दूंगा, क्या आप उस पैसे को इनकम मान के बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे या नहीं। या इसका उल्टा, अगर आपने किसी से सर्विस ली है, ठीक है, आप एज अ बिजनेसमैन किसी से सर्विस ली, आपने किसी से इंश्योरेंस की सर्विस ली या बाकी कोई भी हजारों सर्विसेज होती हैं आपने ली, लेकिन आपने बोला पैसे बाद में दूंगी या दूंगा, तो क्या आप उसको एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो आपने सर्विस तो ले ली है, या पहले केस में आपने सर्विस तो दे दी है। तो क्या इनको रिकॉर्ड करना है या नहीं, उसी का आंसर ये हमें देती है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये बताता है हमें कि हमें कब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तीन बेसिस हैं, कैश बेसिस, एक्रूवल बेसिस जिसको मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं, और हाइब्रिड बेसिस, दोनों का मिक्स, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले है कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि कैश बेसिस में अगर देखो, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आप कैश बेसिस इस्तेमाल करते हो तो आपके जो आंसर होंगे दोनों क्वेश्चंस के वो नो होंगे। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस में हम क्या करते हैं कि जब तक कैश आए या ना जाए तब तक हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप एक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से क्या है कि ट्रांजैक्शन अगर हो गई है, कैश मैटर नहीं करता है, ट्रांजैक्शन हो गई है, लेन देन हो गया है, ठीक है, तब आप उसी टाइम रिकॉर्ड करोगे। अब आप बोलोगे लेन देन कहां हुआ, लेन ही हुआ या देन ही हुआ। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने क्या किया कि आपने किसी को सर्विस दी और उसने बोला बाद में पैसा दूंगा, तो एक देन तो हो गया ना, सर्विस तो दी है ना, एक तो कंफर्म है ना आपको भी कि एक ट्रांजैक्शन का एक हिस्सा हो गया है। दूसरा हिस्सा क्या है इसका, बेशक उसने कैश नहीं दिया बट आपके लिए एसेट बन गया। कैसे बना? किसी के ऊपर जब आपका पैसा होता है दैट मींस वो एसेट है आपका, उस बंदे ने आपका पैसा देना ही देना है। समझ आ रही है। वैसे ही अगर आपने किसी का पैसा देना ही देना है, आपने सर्विस ली है तो सर्विस तो ले ली आपने, एक एस्पेक्ट तो कंप्लीट है। दूसरा एस्पेक्ट कहां से कंप्लीट है कि आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई। समझ आ रही है आपको। तो लायबिलिटी जब बन गई, दूसरा एस्पेक्ट भी हो गया, आज या कल आपने वो पैसा देना ही देना है। समझ आ रही है आपको। तो आप इसीलिए दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे। समझ आ रही है। खर्चे को खर्चा मान के, अभी पैसा ना भी गया हो तब भी उसको मान के रिकॉर्ड करोगे, और
इनकम को इनकम मान के, हालांकि पैसा अभी नहीं आया है बट किसी के ऊपर चढ़ गया, उसको भी रिकॉर्ड करोगे। ये एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। और कैश बेसिस में क्या है कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। अगर आपने उधार पे कोई सामान लिया है या दिया है, उधार पे कोई काम किया है या करवाया है, दोनों केसेस में रिकॉर्डिंग बराबर होती है, क्योंकि दोनों केसेस में ट्रांजैक्शन, दोनों एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, है ना। समझ आ रही है जो मैंने पहले समझाया। जो कैश बेसिस है वो ऑब्वियसली लेस रिलायबल है और लॉजिकल नहीं है। समझ आ रही है, जब दो एस्पेक्ट ट्रांजैक्शन के हो गए हैं तो दोनों रिकॉर्ड करो ना। समझ आ रही है आपको। इसीलिए इसको जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनीज कभी भी कैश बेसिस इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्रूअल बेसिस है वो रिलायबल भी है और ज्यादा लॉजिकल भी है, और इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 उसको जो है वो ज्यादा मतलब रिकॉग्नाइज उसको करती है, और कंपनीज को यही फॉलो करना पड़ता है। बाकी बिजनेसेस की अपनी मर्जी है, लेकिन ऑब्वियसली सारे जो है वो चाहेंगे लॉजिकल सिस्टम जो है ज्यादा वो ही हम इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की वो कैश बेसिस से हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो यहां पे आपका एसेट था ना एक, और लायबिलिटी था। जो हमने पैसा किसी का अभी नहीं दिया है वो लायबिलिटी है, और जो एसेट हमें अभी आया नहीं है, पैसा अभी ना आया नहीं है, वो एसेट है। जब इनको हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं तो आपकी कैसे फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी वो फेयर होगी। लेकिन एक्रूअल बेसिस में फेयर है, क्योंकि वहां पे ये दोनों लायबिलिटीज भी और एसेट भी रिकॉग्नाइज हुए हैं, दिखाए हैं हमने। समझ आ रही है। उसके बाद ये सिर्फ सूटेबल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो बहुत छोटे बिजनेसेस होते हैं, है ना, किराना वाला, उससे छोटे बिजनेसेस, उनके लिए। और कभी कभी प्रोफेशनल जो होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, ये वो भी यूज करते हैं, क्योंकि वो इतना झंझट नहीं लेते। एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो थोड़ा इसमें नॉलेज ज्यादा लग रहा है अकाउंटिंग वगैरह का। समझ आ रही है। और ये जो है एक्रूअल कंसेप्ट ये लार्ज बिजनेसेस और कंपनीज के लिए ज्यादा सूटेबल है। और ये सूटेबल एक्रूअल कहां से बनता है, क्योंकि ये फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल। और कैश बेसिस क्यों नहीं है लॉजिकल, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है ये हम तीसरी वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, या जिसको हम बोलेंगे थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें अच्छी तरह पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं फिर भी बता दूं कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस किसी पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं और उसी पर्टिकुलर पीरियड की जो इनकम होती हैं, इन्हीं को मैच करके आपको प्रॉफिट निकालना है। मतलब अगर 2020 के एक्सपेंसेस हैं और 2020 के ही जो हैं वो इनकम्स होनी चाहिए, फिर उन्हीं इनकम्स में से हम एक्सपेंसेस जब निकालेंगे तो हमें सही प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रिंसिपल जो है ये एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है, बट कैश बेसिस फॉलो नहीं करता है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वहां आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे मींस तीसरी वीडियो या चौथी जो भी है थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो। उसके बाद है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों का मिक्सचर है। कुछ ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शन एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैश और एक्रूअल बेसिस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ अब एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह देखिए और इनको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। जरूर कमेंट में लिखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।